हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पे बेल आइकन का बटन दिखेगा, जिसको ऑल पे प्रेस करके कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार राज। इस प्रकार आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे, और ये जो है इसका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। समझ गए? चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या कह रखा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल प्रश्न मिले तो उसमें क्या क्या दे रखा है उसको पहले आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद प्रश्न को देखिए। समझ गए? इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। 4 प्रतिरोध दे रखा है और चारों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। चारों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। उसके बाद एक बैटरी से जोड़ा गया है, उसको 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है उस सारे प्रतिरोध को, समतुल्य प्रतिरोध को। और हमें पूछ क्या रखा है कि पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर पूछ रखा है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितना भी आपको दे रखा होगा प्रतिरोध उतना तक आप कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है। समझ गए? इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो पहले हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं इसका। तो पहला R1 क्या दे रखा है? 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम और R4 6 ओम। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो इन सब को जोड़ दीजिए। 2 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम। इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 6 16 ओम निकल के आ जाएगा। तो हमारा प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 16 ओम। प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 16 ओम निकल के आ जाएगा हम लोगों का। प्रतिरोध 16 ओम आ जाएगा। यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और क्या आ गया हम लोगों का? 16 ओम आ गया। उसके बाद वोल्टेज क्या दे रखा है? 64 वोल्ट। इतना हमें दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रखा है? हमसे पूछा है कि पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो देखिए, पहली कुंडली के सिरों पर हमें विभवांतर निकालना है। टोटल वोल्टेज हमें दे रखा है 64 वोल्ट और पहली कुंडली के सिरों पर वोल्टेज पूछ रहा है। तो पहले हम लोग करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बटे में R। V बटे में R इसका फॉर्मूला होता है करंट का। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R। तो वोल्टेज हमें क्या दे रखा है? 64 वोल्ट
और हमने अभी अभी प्रतिरोध निकाला है, तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला है, 16 ओम। तो इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा। हमारा करंट क्या निकल के आ गया, 4 एम्पियर। अब हमें पूछ रहा है कि पहली कुंडली में विभवांतर क्या होगा। तो पहली कुंडली में विभवांतर हमारा करंट निकल के कितना आ गया, 4 एम्पियर। और पहली कुंडली में पूछ रहा है कि विभवांतर बताइए। इस पहली कुंडली में विभवांतर पूछ रहा है, यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, मतलब इस 2 ओम के प्रतिरोध में हमारा विभवांतर क्या होगा। तो प्रतिरोध लिख लीजिए, प्रतिरोध का मान 2 ओम, R = 2 ओम। R भी हमें मिल गया 2 ओम और करंट भी मेरे पास मिल गया है 4 एम्पियर। तो अब तो बनाना बिल्कुल आसान हो गया है। तो वोल्टेज = क्या हो जाएगा, IR, ओम्स लॉ के नियम से। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, I दे रखा है 4 एम्पियर, 4 और गुने R क्या है हमारा 2 है। इस प्रकार से टोटल 8 वोल्ट हमारा निकल के आ गया, 8 वोल्ट। अब ये 8 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किधर है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 8 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी 12 वोल्ट दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कभी कभी जो ये फिजिक्स के जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं साइंस के, उसमें फिजिक्स जो है ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी चले जाते हैं, इसलिए ये पूरा VVI प्रश्न है। देखिए मैंने आपको डील किया बहुत, इसको जो है बहुत अच्छे धांसू तरीके से इसको मैंने अभी बताया है। तो इसको आप लोग नोट करके इसको बनाइएगा घर में, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सीरीज है, समझ गए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रखा है। दूसरा प्रश्न हमें कह रखा है कि एमीटर ए और वोल्ट मीटर भी चित्रानुसार जोड़े गए हैं, जिनके पठन क्रमशः 2 एम्पियर और 6 एम्पियर हैं। प्रतिरोध R का मान क्या होगा। इसमें हमें क्या कह रखा है, इसमें हमें चित्र यहाँ पे दे रखा है। चित्र के अनुसार हमें काम करना है। क्या करना है हमें, चित्र के अनुसार। चित्र में हमें I का मान, करंट का मान 2 एम्पियर दे रखा है और वोल्टेज का मान 6 वोल्ट दे रखा है और प्रतिरोध का मान पूछ रहा है हमसे। तो ये काफ़ी आसान है, ये सिर्फ फॉर्मूला से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा करंट का मान क्या दे रखा है, I = 2 एम्पियर और उसके बाद I = 2 एम्पियर और वोल्टेज का मान 6 वोल्ट दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है और R का मान पूछ रखा है। तो इसमें बस एक फॉर्मूला का खेल है और कुछ नहीं है। V = IR, ओम्स लॉ से V = IR से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। वोल्टेज का मान दे रखा है 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 रखिए वोल्टेज का मान, और करंट का मान दे रखा है 2 एम्पियर 2 और गुने R। तो R = क्या हो जाएगा, 6/2। 2 से 3 बार में काट दीजिए इसको, 3 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। R का मान 3 ओम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 ओम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रखा है कि 3 प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। A और B सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न फिजिक्स में
साइंस के एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स में 5 नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको, एक त्रिभुज के द्वारा हमें प्रतिरोध को दिखाया गया है और ए और बी के इसके बीच के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है हमको। ए और बी सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ए और सी के बीच हमें प्रतिरोध दे रखा है 60 ओम और बी और सी के बीच प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम तथा ए और बी के बीच पूछ रहा है। तो देखिए आपको एक नज़ारा यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रतिरोध का, ये तीनों जो प्रतिरोध है इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध पूछ रखा है। देखिए इन दोनों के बीच हमें प्रतिरोध पूछ रखा है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, इधर जो ये दोनों हैं, ये दोनों देख लीजिए, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, उसके बाद देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जब इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 इसको मान लीजिए, ये क्या हो गया R1 और ये R2। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 100 में 60 जोड़िएगा तो R इज इक्वल टू हमारा मान निकल के आ जाएगा 160 ओम। R इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 160 ओम। और इधर हमें R का वैल्यू दे रखा है 40 ओम। 40 ओम निकल के आ गया। फिर जब यहाँ एक प्रतिरोध हो जाएगा और इन दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध हमने बना दिया, इन दोनों को जोड़कर हमने एक प्रतिरोध बना दिया और ये प्रतिरोध क्या बन गया, 160 ओम का। तो इधर 40 ओम और इधर 160 ओम। अब ये दोनों जो है ये दोनों समांतर क्रम में हो गया, पैरेलल कंडीशन में हो गया। तो पैरेलल कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूला से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए। तो R1 का वैल्यू क्या है हमारा, R1 का वैल्यू 40 दे रखा है। R1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 40 ओम। और R2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 160 ओम। अभी मैंने निकाला R2 का वैल्यू। जब इन दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़िएगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 1/R का 1/40 प्लस में 1/160, 1/160। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 32 ओम। इन दोनों को पहले आप सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 40 और 160 का एलसीएम लीजिए। तो ये 5 से गया 8 बार में 40 और 160 का एलसीएम लीजिए। इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 8 से 5 बार में 40 और 8 से 20 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 5 से 4 बार में। इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20, अब 20 अठी 160। इसका एलसीएम हो गया हमारा 160 एलसीएम हो गया। 160 जब हमारा एलसीएम हो गया तो 40 से 4 बार में जाएगा, 40 चौके 160, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ 160 ही था, 1 बार में चला जाएगा। यहाँ 1/R था इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 5/60 हो जाएगा, 5/60 160। और जब 1/R इज इक्वल टू 5/160 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो 5R इज इक्वल टू 160, 160 हो जाएगा। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160/5। 5 से 160 को काट दीजिए, 5 3 जा 15, इधर 2 बार में
मैंने आपको कहा था आर का वैल्यू 32 ओम निकल के आ जाएगा। सो 32 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 ओम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 32 ओम विल बी राइट आंसर। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारा, बहुत ही लंबा प्रोसेस से बना। इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है काफ़ी लंबा टॉकिज में बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का मान। पार्ट 1 में ऐसा प्रश्न जो है पार्ट 1 में भी हमने किया था कि समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दीजिए और उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध से जो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो कम होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोनों प्रतिरोध के बीच में होता है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रखा है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रखा है कि धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, और ऑप्शन नंबर सी है वोल्टामीटर, और ऑप्शन नंबर डी है मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वही है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा न्यूमेरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, उसके जैसा है। तो इसको देखिए, कोई भी प्रश्न यदि आपको करना है तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़िए, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हल करने के लिए बैठिए, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कह रखा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं। दो प्रतिरोध हैं R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार आपस में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में होने की अपेक्षा समांतर क्रम होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध। देखिए इसमें समझने वाली बात है कि दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में पहले उसको जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी में जो जुड़ा था उसका प्रतिरोध का मान और समांतर में जो जुड़ा था उसका प्रतिरोध का मान, समांतर में वह जो होगा श्रेणी वाला, तो समांतर में क्या होगा उसका मान, समांतर में होने पर उसका मान जो होता है कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था, तो कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रखा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियां दी गई आकृति के अनुसार जोड़ी गई है, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चित्रानुसार हमें 4 ओम की प्रतिरोध की 4 कुंडलियां हमें दी रखी है और इसको जोड़ने के लिए हमें बोल रखा है, पूछ रखा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI में इसको नोट कर लीजिए और आप लोग जान जाइए कि इस टाइप के प्रश्न ही आएंगे जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए दो प्रतिरोध है, एक 4 ओम का है, सारा प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का ही है। 4 ओम का प्रतिरोध है, देखिए
4 ओम का प्रतिरोध, ये 4 ओम का प्रतिरोध दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में समांतर क्रम में है, सीरीज में है। और इधर भी 4 ओम दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इस फॉर्मूला से आप इन दोनों का प्रतिरोध निकालिएगा, इन दोनों समांतर का, इन दोनों समांतर का, फिर आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। R1 है 4 ओम, R1 क्या है 4 ओम, और R2 भी है हमारा दे रखा है 4 ओम ही। और इसको मैं एक को अभी सॉल्व करता हूँ, ये भी सॉल्व हो जाएगा चूँकि दोनों में जो है 4 ओम का ही है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 ये हो जाएगा, 1/R1 ये हो जाएगा, और उसके बाद R2 ये हो जाएगा। तो 1/R1 हो गया 4, फिर 1/R2 4 हो गया। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 4 ही होगा। 1 + 1 2/4 हो गया, तो हाफ हो गया इधर। तो R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार R इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम R इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ने पर हमें टोटल R का वैल्यू क्या मिलता है, 2 ओम। यहाँ भी 2 ओम मिलेगा इन दोनों को आपस में जोड़ने पर। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ने पर हमें यहाँ पे 2 ओम मिलेगा। तो अब ये दोनों 2 ओम और 2 ओम क्या हो गया, 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में हो गया। यहाँ पे यहाँ भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम, अब दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस माध्यम से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। तो R1 भी हमारा 2 ओम है और R2 भी हमारा 2 ओम है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम ही निकल कर आ गया। इस तरह से 4 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 ओम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रखा है यदि एगो बल्ब है, वो बल्ब को 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कूलाम्ब या कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस एक फॉर्मूला की ज़रूरत है आपको कि क्या कह रखा है। एक बल्ब है, आपके घरों में भी बल्ब होंगे। एक बल्ब है जो 2 मिनट तक जलते हैं, कितने धारा से, 3 एम्पियर की धारा से। तो उससे कितने कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। तो एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, Q इज इक्वल टू IT, जहाँ Q क्या है, Q आवेश है और I जो है करंट का मान है और T टाइम है। T क्या है, टाइम है, समय है। तो 3 एम्पियर हमें दे रखा है इसमें, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। उसके बाद टाइम दे रखा है 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दे रखा है। और क्यों का वैल्यू पूछ रहा है। क्यों इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। इस फॉर्मूला से जो है हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो क्यों इज इक्वल टू क्या होता है, IT। क्यों इज इक्वल टू I दे रखा है 3 एम्पियर और टाइम क्या दे रखा है, 2 मिनट। 2 मिनट को सेकंड में बदलिए तो 60 से गुना कीजिए, सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको भी गुना कर दीजिए और हमारा आवेश निकल के आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 को 60 से गुना कीजिएगा तो 6 6 के 36, 360 कूलाम्ब निकल के आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 360 कूलाम्ब इज राइट आंसर। 360 कूलाम्ब इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, इस प्रश्न में हमें दे रखा है 440 ओम का एक प्रतिरोध है। R इज इक्वल टू दे रखा है 440 ओम और वोल्टेज का मान दे रखा है 110 वोल्ट और हमसे पूछ क्या रखा है, करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू, तो हमें एक फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू V बटे में R। I का मान पूछ रखा है तो V का मान दे रखा है हमें 110 और R का मान 440। इन दोनों को कटिंग कर दीजिए। I इज इक्वल टू 110 बटे में 440। ये एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा और 11 से 4 बार में 44, तो 1/4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीपल करके डिवीज़न करके पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो I इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। वोल्टेज का मान क्या दे रखा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध का वैल्यू पूछ रखा है। दिया क्या है, वोल्टेज का मान दिया है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट और करंट का मान दे रखा है 0.05 और पूछ क्या रखा है R इज इक्वल टू हमारा क्या होता है V बटे में I और वोल्टेज का मान दे रखा है 10 वोल्ट और करंट का मान 0.05। इस प्रकार से जब हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 100 से गुना हो जाएगा और 100 से गुना हो जाएगा तो यहाँ 5 से 2 बार में काटेंगे 10 और 100 से जब 2 को गुना कीजिएगा तो कोई भी बता देगा कि ये 200 हो जाएगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू है इसलिए ओम में मापेंगे। 200 ओम इज़ द राइट आंसर। रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा 200 ओम, प्रतिरोध का मान 200 ओम हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जितना भी प्रश्न था वो सारा इम्पोर्टेंट था, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए आज का ये प्रश्न है, अभी और सारा प्रश्न है, इसको देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100 मीटर लंबे टेलीफोन तार से 100 मीटर लंबा टेलीफोन का तार है, उसे 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है तो तार का प्रति मीटर प्रतिरोध क्या होगा। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 100 मीटर लंबा टेलीफोन तार है और उसमें करंट कितने की प्रवाहित हो रही है 0.1 एम्पियर की, और उसमें 12 वोल्ट का बैटरी जब जोड़ा जाता है तब प्रति मीटर प्रतिरोध का मान पूछ रखा है। जब आप प्रति मीटर प्रतिरोध कब बताओगे, जब आपको प्रतिरोध का मान पता हो जाए तो पहले आप प्रतिरोध का मान पता कीजिए। हमें दे क्या रखा है, आई का मान दे रखा है 0.1 एम्पियर और वोल्टेज का मान दे रखा है 12 वोल्ट। इसे हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आर हम लोगों का प्रतिरोध जब निकल जाएगा तो 100 मीटर लंबे टेलीफोन में जो प्रतिरोध निकलेगा और उसके बाद प्रति मीटर प्रतिरोध बता देंगे। 100 मीटर में निकाल के उसके बाद 1 मीटर में बता देंगे प्रति मीटर में। तो देखिए
प्रतिरोध का मान निकालिए। R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। तो वोल्टेज का मान 12 है और करंट का मान 0.1 है। जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा और 12 को 10 से जब गुना कीजिएगा तो 12 को 10 से जब गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 120 ओम रेजिस्टेंस का मान हो गया 120 ओम। तो ये रेजिस्टेंस कितने अथी में, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितने लंबे तार में है, तो 100 मीटर लंबे तार में है। हमें पूछ क्या रखा है कि प्रति मीटर तार में प्रतिरोध। तो 100 मीटर तार में इतना प्रतिरोध है, तो प्रति मीटर प्रतिरोध, तो 1 मीटर में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 120/100। ये 1 0 से 1 0 जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1.2। 1.2 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.2 ओम। 1 मीटर में 1.2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रखा है कि टॉर्चों में सेलों का क्या होता है। टॉर्चों में सेलों का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम समूह रहता है। ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम समूह रहता है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित समूह रहता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कि टॉर्चों में सेलों का समांतर क्रम समूह रहता है या श्रेणी क्रम समूह रहता है। तो टॉर्चों में सेलों का श्रेणी क्रम समूह रहता है। क्या रहता है, श्रेणी क्रम समूह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, सरल सेल में धन ध्रुव होता है। तो सरल सेल में जो है धन ध्रुव किस चीज़ का रहता है। सरल सेल में धन ध्रुव होता है जस्ते की प्लेट का, तांबे की प्लेट का, कभी जस्ते की प्लेट या कभी तांबे की प्लेट, कभी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो है, ये प्रश्न को मैं HW में दे दिया हूँ। HW, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है इस प्रश्न को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सरल सेल में धन ध्रुव किस चीज़ का होता है, जस्ते की प्लेट का या तांबे की प्लेट का या कभी जस्ते की या कभी तांबे की, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका जो आप आंसर दीजिएगा वो कमेंट में दीजिएगा, समझ गए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है, हीलियम परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी केवल 2 न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बी इज़ द राइट आंसर, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि पदार्थों के आवेशन की क्रिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए उनसे इलेक्ट्रॉन का निकालना। ऑप्शन नंबर बी उनमें इलेक्ट्रॉनों को भेजना। ऑप्शन नंबर सी उससे कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकालना अथवा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों को भेजना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उससे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उससे कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकालना अथवा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों को भेजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए धारा के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के
वर्ग के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या रखा है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। साइंस में प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस रहता है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस रहता है, जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है निर्वात रहता है, ऑप्शन नंबर बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाट, ऑप्शन नंबर डी वाट हो जाएगा। तो टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।